समझ लेना है तो अपने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप लोग समझ सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो सेक्शन 80 की है। समझ लीजिए कि इनकम टैक्स से बचाने वाला एटीपी हमारा कवच है। जब तक वो कवच हमारे अंग पे है, जब तक वो छाया हमारे पे है, तब तक हम इनकम टैक्स भरने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। इसलिए हमारे लिए एटीपी ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहा है। मैंने आपको जब से कहा कि एटीपी में पिछले कई सालों से कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नजरिए में हुआ है। बदलाव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एटीपी का कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के बारे में जो अनुमान लगा रही है, अर्थ निकाल रही है, उसके बारे में हुआ है। वो नजरिया गलत है। जो भी हम मंत्री महोदय को बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं, कानून ठीक है लेकिन अपने डिपार्टमेंट का नजरिया बदलने की जरूरत है। कई सालों तक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियां केवल छोटे आदमी को ऋण देती है, इसलिए इनकम टैक्स से माफी उनको मिल रही थी। आज भी वही स्थिति है, लेकिन फिर भी इस बारे में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि एटीपी का जो अर्थ निकाल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो अलग है। क्या कहता है एटीपी? एटीपी ये कहता है कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ बैंकिंग और प्रॉफिट फ्रॉम प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू मेंबर, ये 100% डिडक्शन अलाउड रहेगा। अगर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बैंकिंग बिजनेस से कोई नफा कमाती है या सभासदों को ऋण देने के व्यवहार से कोई नफा कमाती है, तो उस नफे पे कोई भी टैक्स भरना जरूरी नहीं, आवश्यकता नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 चीजों के बारे में डिस्प्यूट खड़ा करता है। पहली चीज कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक होने के कारण एटीपी का डिडक्शन उन्हें नहीं मिल सकता। यह सबसे बड़ा मुद्दा डिपार्टमेंट की तरफ से खड़ा किया जाता है। दूसरा मुद्दा खड़ा किया जाता है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी नॉन मेंबर से भी व्यवहार करती है, जिसे नॉमिनल मेंबर कह सकते हैं। नॉन मेंबर से डिपॉजिट लेती है या नॉन मेंबर को ऋण देती है, इसलिए एटीपी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और तीसरा मुद्दा जिसका उल्लेख सुबह नैफकॉप के माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने किया कि डिपार्टमेंट ये कहता है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अन्य बैंकों में जो डिपॉजिट रखती है उस पे जो ब्याज आता है उस पे एटीपी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये तीनों मुद्दे इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से इसलिए रेस किए जा रहे हैं क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एटीपी का गलत अर्थ निकाल रहा है, गलत तरीके से उसको समझ रहा है। ये कई सालों से चल रहा है। बहुत सारी केसेस हमारे फेवर में भी पास हो गई है, लेकिन वो अपील में कई ट्रिब्यूनल्स में, हाई कोर्ट्स में पेंडिंग पड़ी हुई है। दुर्भाग्यवश अगर कोई निर्णय हमारे पक्ष में आता है 1 साल के लिए, तो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट डिपार्टमेंट नहीं जाता है और दूसरे साल के लिए वही मुद्दा खड़ा करके फिर हमें नोटिस निकालता है। इसलिए यह मुद्दा अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा। अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में डिसीजन दे देता है तो ये सारे मुद्दे खत्म हो सकते हैं। तीनों मुद्दे हम बहुत ही संक्षिप्त में समझ लेंगे। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक है क्या? हम लोग सब मानते हैं कि हम कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। किसी के मन में इस बारे में किंतु ही शंका नहीं है। बैंकिंग बिजनेस या बैंकिंग की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दी हुई है। इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे भी बैंकिंग और बैंकिंग बिजनेस का जिक्र तक नहीं है। बैंकिंग की डेफिनेशन जो दी है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दी है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 5B में बैंकिंग यानी क्या उसमें बताया गया है। मैं उसका वर्ड आपको सुना देता हूं ताकि आप भी अच्छी तरह से समझ सके। बैंकिंग मीन्स accepting of deposit of money from the public which is withdrawable by check, draft or order। बैंकिंग का मतलब है पब्लिक से डिपॉजिट लेना, और जो डिपॉजिट पब्लिक यानी डिपॉजिटर चेक, ड्राफ्ट या ऑर्डर से
वापस ले सकता है। अब ये दोनों चीजों के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमें सही ध्यान में आ जाएगा कि ये दोनों चीजें हमें लागू नहीं होती। हम पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेते हैं, नहीं ले सकते। हम पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेते। हम डिपॉजिट किससे लेते हैं? केवल मेंबर से लेते हैं। भले उसमें रेगुलर, नॉन मेंबर, ये बाइफर्केशन रहे, लेकिन हम सिर्फ मेंबर से लेते हैं। और जो डिपॉजिट हमारे पास जमा है वो डिपॉजिटर चेक निकाल के नहीं निकाल सकता। हम हमारे चेक इश्यू नहीं कर सकते। हम क्लियरिंग हाउस के मेंबर बन नहीं सकते। अगर डिपॉजिटर को डिपॉजिट विड्रॉ करना है तो उन्हें हमारे ऑफिस में आके एक तो कैश में विड्रॉ करना पड़ेगा, या हम उसको हमारे बैंक अकाउंट का चेक दे देते हैं ताकि वो उसके बैंक अकाउंट में भर के डिपॉजिट करें। हम अपना चेक नहीं इश्यू कर सकते। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बैंकिंग बिजनेस के डेफिनेशन में ये दो ही चीजें दी हुई है, और यही दो ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें लागू नहीं होती, और इसलिए हम बैंकिंग बिजनेस नहीं करते। और अगर हम बैंकिंग बिजनेस नहीं करते हैं तो सेक्शन 80P4 के अंतर्गत, जिसमें दिया गया है कि कोऑपरेटिव बैंक का मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जिसको बैंक कहा गया है वो, और हमें कोऑपरेटिव बैंक ना रिजर्व बैंक ने कहा है, ना गवर्नमेंट ने कहा है, ना हम अपने आप को बैंक मानते हैं। मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि ये सवाल अभी भी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा है, इसलिए इसका सबको लागू होने वाला जवाब नहीं मिला है। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग केस, कभी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के फेवर में गया है तो कभी डिपार्टमेंट के फेवर में गया है, लेकिन इस चीज को हमें बचना चाहिए। इसके बारे में क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूं। इसलिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बैंकिंग नहीं है। कभी भी ये मत दावा कीजिए कि हम बैंकिंग बिजनेस करते हैं। हमारे नाम में, हमारे कामकाज में, हमारे कोई भी बोर्ड में बैंक शब्द का हम उपयोग नहीं कर सकते। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमें मनाही करता है कि हम बैंक नहीं बन सकते, बैंक शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। हम हमारे ऑफिस के बाहर लिख नहीं सकते बैंकिंग आवर्स 11 से दोपहर को 6 नहीं लिख सकते। हम बिजनेस आवर्स लिख सकते हैं, लेकिन बैंकिंग आवर्स हम लोग नहीं लिख सकते। बैंक का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम बैंक से पूरे अलग चीज है। दूसरा जो सवाल इश्यू खड़ा किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो नॉन मेंबर से। अगर किसी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ने नॉन मेंबर से डिपॉजिट लिया है या नॉन मेंबर को लोन दिया है, तो डिपार्टमेंट ये कहता है कि एटीपी के अंतर्गत प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू मेंबर्स, इसका नफा आपको, इसका प्रॉफिट आपको डिडक्शन करके मिलने वाला है। आपने नॉन मेंबर्स के साथ व्यवहार किया है तो आपको मिलेगा नहीं। ये बात भी सही है। कायदे ने हमें जो एग्जम्पशन दिया है, जो कवच दिया है, वो इसलिए दिया है कि हम कोऑपरेटिव प्रिंसिपल का सही तरीके से अमल करें। अगर किसी व्यक्ति को मेंबर बनाए बिना हम उससे डिपॉजिट लेते हैं या उसको कर्जा देते हैं तो ये गलत है, ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। जिस कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर हम रजिस्टर्ड हुए हैं उसके भी अगेंस्ट है। तो इसके लिए माफी मांगना तो गलत बात है। ये हमने सही में ये बात नहीं करनी चाहिए। किसी भी नॉन मेंबर के साथ हमने कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हो गया है, कर लिया है, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सिर्फ प्रोपोर्शनल प्रॉफिट को डिसअलाउ करना चाहिए, ना कि पूरे प्रॉफिट को। अगर मेरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, 1000 मेंबर्स है और मुझे 1 करोड़ का फायदा हुआ है, और वो 1000 मेंबर से सिर्फ 100 मेंबर्स नॉन मेंबर है जिनके साथ मैंने बिजनेस किया है, तो अगर मेंबर की संख्या 10% है तो प्रॉफिट में से 10% मुझे डिसअलाउड होना चाहिए, ना कि पूरे का पूरा प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इनकम है, इसलिए इसमें एटीपी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू मेंबर्स, इसका मतलब प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू मेंबर्स के लिए जो करना जरूरी है वो सब इसमें इंक्लूड होता है। उसमें बैंक में डिपॉजिट जरूरी है। कई कोऑपरेटिव एक्ट में तो बैंक में डिपॉजिट रखना कंपलसरी भी है। 50% डिपॉजिट की रकम आपने रखना भी चाहिए, तो इसलिए ये भी डिडक्शन मिलना चाहिए। इसके अनेकों अपील अलग अलग ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट में अटके हुए हैं। डिपॉजिट अगर हम कोऑपरेटिव बैंक में रखते हैं, दूसरे कोऑपरेटिव बैंक में,
तो उस पे कमाया हुआ ब्याज सेक्शन 80P 2D के अंतर पूरी तरह से टैक्स फ्री है, तो उस पे तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो नेशनलाइज या प्राइवेट बैंकों में हमने पैसा रखा है उस पे जो ब्याज मिलता है उसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू खड़ा कर लेता है। ये तीनों इशू फिलहाल कोर्ट केसेस में अटके हुए हैं। ये तीनों इशू के बारे में जैसे ही माननीय उदय जोशी जी ने कहा कि हमने कई बार कई जगह उसका रिप्रेजेंटेशन किया है। इस फोरम में मैं फिर से आपको ऐसी कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिसके बारे में हम लोग अपने अपने सरकारों पे दबाव डाल सकते हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बी इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्ट। ये सब सवालों का जड़ क्या है? हम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं समझ रहा है। तो मैं ये सुझाव देता हूं कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इसकी डेफिनेशन एक्ट में दी जाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में इतनी सरल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी किसी भी कायदे के अंतर्गत रजिस्टर्ड की गई कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी अनेकों राज्यों में जो भी कोऑपरेटिव के कायदे हैं, कानून है, उसके अंतर्गत जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीकृत हुए है, वो सोसाइटी यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं चाहता हूं इसी तरह से कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की भी डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दी जाए, जो इतनी सरल हो कि किसी भी कानून में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी करके जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मान ले। डिपार्टमेंट ये ना करे कि वे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है या कोऑपरेटिव बैंक है, ये हम ढूंढते। सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में यही बात हुई है। उन्होंने ढूंढ के निकाला कि ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी नहीं है, ये बैंक है। क्यों? क्योंकि वो नॉन मेंबर से भी पैसा लेती है। मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ये ना डिसाइड करे कि कौन कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कौन कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अगर एक्ट में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी करके रजिस्टर्ड है तो उसको वही समझना चाहिए जो वो है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बारे में अपना दिमाग ना लगावे। दूसरी बात, ऑल इनकम बी अलाउड एज डिडक्शन। ऑल इनकम, ये जो इनकम फ्रॉम प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू मेंबर्स, ये जो बात की है ये उल्टी सुल्टी घुमा के बात की है। एटीपी में सीधा होना चाहिए कि अगर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है तो उसका पूरा इनकम एटीपी के अंतर्गत एटीपी के डिडक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। उसमें ये बातें ना हो कि नॉन मेंबर के साथ क्या किया, फलाना बैंक में आपने पैसे रख दिए थे, वो तो बैंक कोऑपरेटिव है ही नहीं तो उसका ब्याज आपको टैक्सेबल हो जाए वगैरह वगैरह। ये सब एम्बिग्युइटी पैदा करती है, गलत फहमियां पैदा कर रही है। तो पहली बात तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की सरल डेफिनेशन एक्ट में ली जाए और एटीपी में बदलाव करके पूरे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का पूरा इनकम माफ कर दिया जाए। दूसरा जो इश्यू सुबह निकाला था, जो वक्त कम होते टाइम मैं आपको बता नहीं पाया, सेक्शन 269 SST और सेक्शन 269 ST। सेक्शन 269 SS ये कहता है कि आप किसी भी डिपॉजिटर से 20,000 के ऊपर डिपॉजिट कैश में नहीं ले सकते, और सेक्शन 269T कहता है कि आप किसी भी डिपॉजिटर को 20,000 के ऊपर कैश में डिपॉजिट वापस नहीं कर सकते। अभी आपके मन में होगा कि ये 20,000 लिमिट क्या है। जो तकलीफ है ना, इशू, वो 20,000 लिमिट कैलकुलेशन में है। ये 20,000 एक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है, ये 20,000 एक साल के लिए नहीं है। अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेरी 19,000 रुपए डिपॉजिट है और कल जाके मैं आपको 1,100 रुपए कैश डिपॉजिट करने आया तो आपने मेरे से 1,100 रुपए कैश में नहीं लेने हैं, क्योंकि 20,000 की लिमिट मेरी अब भी एग्जिस्टिंग डिपॉजिट प्लस न्यू डिपॉजिट मिलके 20,000 रुपए है। यानी अगर मेरे आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी में 19,000 रुपए डिपॉजिट है पहले से, वो मैंने कैश में दी थी, वो है, वो आप ले सकते थे। लेकिन कल जाके अगर मैं 1,100 रुपए लेके आऊं तो 19,000 प्लस 1,100 20,000 के ऊपर हो जाते, आपने मेरे से 1,100 रुपए कैश में आप नहीं ले सकते। या मेरी 19,000 रुपए डिपॉजिट, आपके पास 20,100 रुपए डिपॉजिट है और मैं 1,100 रुपए आपसे कैश मांगने आया, आप मेरे को 1,100 रुपए कैश नहीं दे सकते। 20,000 का लिमिट का कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ लीजिए।
पता संस्थाएं ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में काम करती है, जहाँ पे बैंकिंग नहीं होता है या बहुत तकलीफदायक होता है। सेक्शन 269 ST तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो ये कहता है कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी भी एक आदमी से एक दिन में कितनी भी बार मिला के 2 लाख के ऊपर कैश नहीं लेनी चाहिए। फिर से मैं दोहरा दूं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ने एक आदमी से एक दिन में कई बार मिला के 2 लाख से ऊपर कैश नहीं लेनी चाहिए। मैं आपके कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का डिपॉजिटर हूं। मैं सुबह 11 बजे आया, मेरे सेविंग अकाउंट पे मैंने 1 लाख रुपए भरे। फिर मैं 12:30 बजे आया, मैंने मेरे करंट अकाउंट में 80,000 रुपए भर दिए, 1,80,000 हो गए। फिर 2 बजे मैं आया और मेरे ऋण खाते में मैं 20,000 से ज़्यादा रकम भरने जाऊँ तो आपने मेरे से नहीं लेनी है, क्योंकि एक आदमी से एक दिन में 2 लाख के ऊपर कैश नहीं लेनी है। ये एक ब्रांच में नहीं, अलग अलग ब्रांच मिला के। यानी अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के 3 ब्रांचेस है, मैं पहली ब्रांच में सुबह 11 बजे 1 लाख रुपए भर दिए, दूसरी ब्रांच में जाके 80,000 रुपए भर दिए और तीसरी ब्रांच में जाके मैं अगर 25,000 रुपए भरता हूं तो आपने मेरे से कैश नहीं लेनी है। और अगर गलती से ले ली तो मैंने जितनी कैश भरी है उतनी पेनल्टी आपको भरनी है, आपको भरनी है, क्योंकि कैश लेना आपके लिए बंधन मनाही है, मुझे नहीं मनाही है, मैं तो दे सकता हूं। तो समझ लीजिए, अभी ये पिछले साल से चालू हुआ। 2022 का जब आपका ऑडिट होगा, टैक्स ऑडिट, तब टैक्स ऑडिटर ये चेक करेगा कि आपने एक आदमी से एक दिन में कई ब्रांचेस मिलके, कई खाते मिलके 2 लाख से ऊपर कैश ली है या नहीं ली है। अगर ली है तो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट आपको 100% पेनल्टी भरनी है। आपको 2 लाख रुपए भरने हैं। मेरे तो खाते में जो पैसे मैंने भरे वो तो मैं दूसरे दिन विड्रॉ करके लेके जाऊंगा, आप मेरे से वसूल नहीं कर सकते, आपको भरने हैं। सर ये दोनों सेक्शन दोबारा रिपीट कर दीजिए, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। 269 SS जी सही। देखिए 269 SS और T ये अलग सेट ऑफ प्रोविजंस है और 269 ST अलग है। पहले मैं बता दूं, 269 SS और T केवल डिपॉजिट्स के लिए है। डिपॉजिट्स यानी टाइम डिपॉजिट, जो आप डिपॉजिट कुछ दिनों के बाद वापस करते हो। सेविंग अकाउंट वाला नहीं, करंट अकाउंट वाला नहीं, क्योंकि वो तो कभी भी विड्रॉ कर सकते। लेकिन कोई आपके खाते में फिक्स डिपॉजिट रखता है, रिकरिंग डिपॉजिट रखता है या टाइम डिपॉजिट रखता है, जिसको आप बोलते हो कि भाई आज पैसा रख दो, 6 महीने के बाद आपको डिपॉजिट वापस मिलेगी, उस पर फलाना ब्याज मिलेगा, इसे कहते हैं टाइम डिपॉजिट। ये टाइम डिपॉजिट की अमाउंट 20,000 के ऊपर अगर जा रही है किसी डिपॉजिटर की, तो आप ना कैश में ले सकते हो ना कैश में वापस कर सकते। और डेली डिपॉजिट में सर डेली डिपॉजिट इज ऑल्सो टाइम डिपॉजिट, आप नहीं ले सकते। फाइनेंशियल ईयर का है सर भाई बता रहा हूँ, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है। जिस दिन आप कैश लेने की सोच रहे हैं उस दिन मेरे और क्या डिपॉजिट आपके संस्था में है। नहीं नहीं, आउटस्टैंडिंग क्या है? देखिए आज वो अभी भी है, अभी भी है। हम यही उदाहरण लेते हैं, समझो मेरे 19,000 आपसे जमा है आपके पद संस्था में। मैं कल 24 तारीख को सुबह 11 बजे आपके क्रेडिट सोसाइटी में आता हूं और कहता हूं कि 1100 रुपये कैश लीजिए। आपने ये देखना चाहिए कि उस दिन मेरा कितना डिपॉजिट आपके पास पड़ा है। अगर 3 साल के पहले का 19,000 मैंने डिपॉजिट करके विड्रॉ लेके चला गया तो वो नहीं गिनना है। लेकिन 24 जून 2022 को सुबह 11 बजे आपके कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में मेरा पहले पड़ा हुआ डिपॉजिट जो आपके पास पड़ा है वो अगर 19,000 है तो आप 1100 रुपये मेरे से नहीं ले सकते। पूरे साल में 20,000। सर साल का कुछ सवाल ही नहीं है ना, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे आपको ऐड करना है वो अमाउंट। अगर मेरा आपके कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में 1 लाख रुपए डिपॉजिट है तो इसका मतलब है आप मेरे से 1 रुपया भी कैश नहीं ले सकते। मैं कानून, देखिए मैं क्या कानून है बता सकता हूं, क्यों है ये नहीं बता सकता।
इसमें डिपॉजिट है जो हर दिन 50-100 रुपया 500 रुपया हर दिन का बढ़ता है, उसमें क्या करना आप करेंगे? सर कानून ये कहता है जिस दिन 20,000 क्रॉस हो जाए उस दिन कैश लेना बंद कर दीजिए। और जो सेविंग अपना जो बचत खाता चलाता है, मैं बोल रहा हूँ बचत करंट अकाउंट नहीं, सिर्फ टाइम डिपॉजिट, सिर्फ टाइम डिपॉजिट। और टाइम डिपॉजिट का मतलब जो कुछ दिनों के बाद आपको डिपॉजिट वापस करना है। सेविंग का ले सकते, सेविंग करंट अकाउंट में आप 20,000 से ज़्यादा ले सकते क्योंकि वो टाइम डिपॉजिट नहीं होता है। ले सकते हाँ, लेकिन आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, यानी नहीं। देखिए ट्रांसफ़र आप मत कीजिए। अगर मेरा सेविंग अकाउंट आपके क्रेडिट सोसाइटी में है तो मेरे से लिखवा लीजिए कि 25,000 ट्रांसफ़र कर दो करके। हाँ, कई बार क्या होता है आप कैश डिपॉजिट की डिपॉजिट स्लिप भर लेते, 25,000 रुपये सेविंग में जमा कर लेते और एंट्री मार देते डिपॉजिट को ट्रांसफ़र किए। डिपॉजिटर से रिक्वेस्ट आनी चाहिए कि 25,000 रुपये मेरे सेविंग अकाउंट में से डिपॉजिट अकाउंट को ट्रांसफ़र कीजिए। तो उसका एक छोटा सा फॉर्म अलग से बना लीजिए और उस पर भी सिग्नेचर कर लीजिए। लोन के भर सकते, ये सिर्फ डिपॉजिट के लिए है। कोई कस्टमर सेविंग अकाउंट में हर दिन 500 रुपया जमा कराते हैं और 1 साल के बाद वो वापस दे जाएगा तो चलेगा? चलेगा। तो उसको हम इंटरेस्ट भी दे सकेंगे? सेविंग अकाउंट चलेगा तो उसका इंटरेस्ट भी दे सकेंगे? जी। ये क्रेडिट सोसाइटी में सेविंग अकाउंट जी, ये सवाल नहीं। मैं सेविंग अकाउंट अलाउड नहीं है, सेविंग अकाउंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अलाउड नहीं है। लेकिन सेविंग में आप अगर कैश डिपॉजिट करते हो तो 69 SST का उल्लंघन नहीं होगा। डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों को, लोन में नहीं लगेगी। सर मैं बताता हूँ, टाइम डिपॉजिट का मतलब है डिपॉजिट रिपेएबल आफ्टर सम टाइम, फिक्स टाइम। आपने जो डिपॉजिट की बात कही, क्या वो फिक्स टाइम में रिपे होता है? कब रिपे होता है? हाँ, तो उसको नहीं लगेगा। हाँ? नहीं, कौन से डिपॉजिट से? हाँ हाँ जी, कंपलसरी ऑप्शनल जो भी है, अगर वो टाइम डिपॉजिट है। देखिए सेविंग अकाउंट की जो बात हो रही है, जो इशू क्लियर कर। जी मैं अलग अलग तरीके से आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 269 SS और T टाइम डिपॉजिट के लिए है। टाइम डिपॉजिट का मतलब जो डिपॉजिट फिक्स टाइम के बाद रीपे करना है। सेविंग अकाउंट टाइम डिपॉजिट नहीं होता है। लेकिन आप बता रहे हैं कि करंट अकाउंट टाइम डिपॉजिट नहीं होता है। सुनिए, मैं वही बताने जा रहा हूँ। लेकिन सोसाइटी सेविंग और करंट अकाउंट खोल नहीं सकती। ये कोऑपरेटिव एक्ट की बात है। मैं जो बता रहा हूँ वो इनकम टैक्स एक्ट की बात है। इनकम टैक्स एक्ट वाला ये नहीं पूछेगा कि आपने सेविंग अकाउंट खोलने का आपको परमिशन है या नहीं है। वो ये नहीं पूछने वाला, क्योंकि वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का काम है। इनकम टैक्स वाला ये पूछेगा कि अगर टाइम डिपॉजिट है तो 20,000 के ऊपर कैश लेन देन नहीं अलाउड है। सेविंग अकाउंट है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सोच से वो टाइम डिपॉजिट नहीं है, तो उसको ये लागू नहीं होगा।
लेकिन सेविंग और करंट अकाउंट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी नहीं खोल सकती। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में लिखा है, रजिस्टर्ड एक्ट में तो नहीं लिखा है। वो ठीक है, आप चेक कर लीजिए। क्या लिखा है? शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए जो भी करना है वो सब कुछ आप कर सकते हैं। जी आपका, मेरी सोच आपकी सोच इस बारे में अलग हो सकती है, मालूम है। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट ये कहेगा कि टाइम डिपॉजिट अगर कैश में 20,000 के ऊपर जा रहा है तो लेन देन नहीं कर सकते। जी हसमुख भाई। हाँ जी, हाँ बोलिए। वो सेल्फ ग्रुप हम टैक्स सोसाइटी खोलते हैं, वो छोटा छोटा लोगों का ग्रुप बनाते हैं। हेलो मैं बताऊँ डायरेक्टली। एक मिनट, वैसे थोड़ा मैं देशपांडे साहब से इसमें डिफर होता हूँ कि 269(s) जो है उसमें टाइम पीरियड का बाउंड नहीं है। उसमें डेफिनेशन में इतना ही लिखा है, डिपॉजिट मीन्स लोन और डिपॉजिट ऑफ मनी। 269(t) है जो रीपेमेंट है, उसमें लिखा है टाइम डिपॉजिट। तो हमारे वहाँ जो 269(s) वी एडवाइस कि सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट वो खोलना चाहते थे, साहब ने बताया इट कैन बी वो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को देखना है। हम वायलेशन करते हैं उसको, इनकम टैक्स वालों को कोई पड़ी नहीं। लेकिन 269(s) में उसमें जो पैसा हम लेते हैं, द मोमेंट हम पैसा लेते हैं, हम बता दें कि वी हैव एक्सेप्टेड कैश इन एक्सेस ऑफ 20,000 तो हमारा पेनल्टी हो जाता है। और उसी ग्राउंड पे हमारे गांव में एक छोटा 5,000 पीपल है, उसका रूरल, उस क्रेडिट सोसाइटी को 55 करोड़ पेनल्टी इन 1 ईयर हुआ। अभी अगर मान लो सभी सालों ऊपर हो जाए तो क्या होगा मालूम नहीं, पूरा गांव बेच दे तो भी 55 करोड़ आने वाला नहीं है। तो ये भले वी आर श्योर कि वी विल गेट द केस इन अवर फेवर अप टू सुप्रीम कोर्ट, बट एट व्हाट कॉस्ट, बट दिस इज माय ओनली ओपिनियन। जी सही बात है। आप कुछ पूछ रहे थे। क्रेडिट सोसाइटी वो बच्चा तो धिरान की प्रवृत्ति करते हैं और हेल्प ग्रुप चलाते हैं। तो जो इस तरह से चेक का ट्रांजैक्शन करेंगे तो छोटे लोग, जो छोटे हाथकड़ी वाले हैं, छोटी लारी वाले हैं, वो इसकी बचत कैसे कर पाएंगे? और हम क्रेडिट सोसाइटी उनके ग्रोथ का कार्य कैसे करेंगे? जी आपका सवाल सही है, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। सर क्वेश्चन आंसर बाद में लेते हैं, सेशन के बाद होगा, क्वेश्चन आंसर बाद में होगा, बढ़ जाएगी। 269(ST) ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आती है, व्यक्ति का मतलब कोऑपरेटिव इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन में सब आते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख के ऊपर कैश एक्सेप्ट नहीं करेगी एक दिन में, या एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट अनेकों दिनों में। समझ लीजिए, एकदम सिंपल है, अगर समझ गया तो बहुत सिंपल है। फिर से मैं दोहराता हूँ, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी किसी एक व्यक्ति से एक दिन में, यानी 24 घंटे में अनेकों बार मिलके भी 2 लाख के ऊपर ज़्यादा कैश ना लेवे। अबे इसमें यह जिक्र नहीं है कि एक ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ये जिक्र भी नहीं है कि एक खाते में होना चाहिए, ये भी जिक्र नहीं है कि एक शाखा में होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि मैं अगर आपका डिपॉजिटर, लोन बोरोअर दोनों हूँ, मेरे आपके क्रेडिट सोसाइटी में डिपॉजिट के खाते भी है, लोन के खाते भी है, और दोनों खाते मिला के मैं एक दिन में 2 लाख के ऊपर कैश भरता हूँ, तो आप मेरे से कैश नहीं ले सकते।
या एक से ज़्यादा ब्रांचेस में मैं पैसे भरता हूं, आपके ही क्रेडिट सोसाइटी के एक से ज़्यादा ब्रांचेस में एक दिन में 2 लाख के ऊपर कैश भरता हूं, तो आपने नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं लेना चाहिए सर। उधार, उसनवार, डिपॉजिट, कैपिटल कुछ भी नहीं लेना चाहिए। नहीं, कैश है ना, तो चेक का मतलब ही नहीं आया। कैश है इसका मतलब कैश है। तो अगर मेरे आपके, जैसे भी मैंने एग्जांपल्स दिए कि आपके सुबह 11 बजे आता हो, 12 बजे आता हो, दोपहर को 2 बजे आके 2 लाख से ज़्यादा कैश हो जाती है, तो आपने नहीं लेना चाहिए। अगर ज़्यादा खाते हैं, मेरा करंट अकाउंट भी है, सेविंग अकाउंट भी है, लोन अकाउंट भी है, तो तीनों खाते मिला के भी 2 लाख से नहीं लेना चाहिए। मैं ए ब्रांच में भरता हूँ, बी ब्रांच में भरता हूँ, सी ब्रांच में भरता हूँ, एक ही दिन में तीनों ब्रांच मिला के 2 लाख से नहीं लेना चाहिए। बंधन किस पे है? लेने वाले पे है, देने वाले पे नहीं। और पेनल्टी कितनी है? इसके अगेंस्ट में जितनी आपने कैश ली है 100% ऑफ दैट। यानी अगर गलती से आपने मेरे से 2,10,000 रुपए कैश ले ली तो आपको पेनल्टी है 2,10,000 रुपए। वो आप मेरे से वसूल नहीं कर सकते, वो आप मेरे खाते में से नहीं काट सकते, वो आप मेरे लोन अकाउंट में डेबिट नहीं डाल सकते, क्योंकि गलती किसने की है? पता संस्था ने की है। तो ये समझ लीजिए, आपका अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में ये प्रावधान होना चाहिए कि किसी दूसरे ब्रांच में भी किसी ने सुबह भर दिए हैं पैसे और ये ब्रांच में वो पैसे भरने आ जाए तो यहाँ पे वो फ्लैश होना चाहिए कि श्री राम देशपांडे ने फलाना फलाना बैंक में आज ही के दिन 2 लाख रुपए भरे, अभी उससे कैश मत लीजिए। वरना इस ब्रांच के कैशियर को कैसे पता चलेगा कि किसी और ब्रांच में किसने कितना कैश भरा है? सर ये सब है ही नहीं ना उसमें, आप पूछे ही मत मेरे को, जो मैंने बताया बस वही है, जो मैंने बताया वो ही है। एक आदमी से एक दिन में 2 लाख के ऊपर कैश नहीं लेनी है। तो आज इसको 180 ले लिए, कल 180 ले लीजिए। एक दिन में बोला मैं, तो अगर दिन बदल जाए तो ले सकते हैं। एक दिन के लिए बोल रहे हो, तो अगर दिन बदल जाए तो आप फिर से मीटर 0 से 2 लाख तक ले सकते हैं। हम लोग पूरा कर लेते हैं सेशन। तो इसके बारे में गवर्नमेंट से सुझाव यह है कि ये बैंकों को छूट है, बैंकों को छूट है। बैंक, कोऑपरेटिव बैंक किसी भी आदमी से 2 लाख के ऊपर के अमाउंट एक दिन में ले सकती है। बैंकों को क्यों छूट है? क्योंकि सरकार सोचती है कि बैंकों में जो भी आदमी डिपॉजिट करने आता है उसका सब पैन, केवाईसी वगैरह सब पूरा होता है। तो वो देखिए उसमें भी डिस्प्यूट है। मेरी सोच ये है कि पैन नंबर चाहिए, ये गाइडलाइन है। अगर मेरे पास, देखिए पैन निकालना किसी कानून में कंपलसरी नहीं है। वो बैंक क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? क्योंकि आरबीआई से गाइडलाइंस है। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कहीं नहीं दिया है कि अगर पैन नहीं है तो आप 50,000 के ऊपर बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते। इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दिया, रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है, इसलिए बैंक एक्सेप्ट नहीं करती। सही बात है। तो केवाईसी नॉर्म्स तो हम भी पूरे करते हैं। हम भी जब मेंबर बनाते हैं तो आधार कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं, पूरा उसका ले लेते हैं, तो हमको आदमी मालूम होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई फलाना बेनामी आदमी आ जाए, कैश डिपॉजिट करके चला जाए। तो इसलिए जैसे बैंकों को छूट है 269 SST और 269 ST, वो पत्र संस्था को भी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को भी मिलनी चाहिए। जो वो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, फिर उनको जो छूट है वो छूट हमें भी मिलनी चाहिए। ये डिमांड है, ये डिमांड है। 194N के बारे में भी है, कैश ऑन कैश विड्रॉल। जो कोऑपरेटिव बैंक है वो अगर स्टेट बैंक से पैसे निकालती है तो उनको TDS नहीं काटा जाता, क्योंकि विड्रॉ करने वाली कोऑपरेटिव बैंक है, उसका सब लिखा चिटा है, ऑडिट है, इनकम टैक्स रिटर्न है, फलाना फलाना फलाना। तो वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का भी है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का भी ऑडिट होता है, कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर भी होता है, और जरूरी है तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी होता है। रिटर्न भरना हमारे लिए अभी कंपलसरी हो गया है, वरना ATP का डिडक्शन मिलेगा नहीं, तो हम रिटर्न भी भरते हैं। और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए खुले हैं,
तो जो बैंकों का है वही हाल हमारा है। तो फिर हमको भी, हम जब विड्रॉ करते हैं अमाउंट, तो कैश डिडक्शन पे टीडीएस नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांग है। ये 3 मांगे हमने दिखी है। और जैसा मैंने आपको आखिरी में सब पहले कहा था कि एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है बजट 2022 में जो अमेंडमेंट आई है, आप उससे ज़रा ध्यान से देखिए, उसका पालन करना जरूरी है। सेक्शन 37(1) एक्सप्लेनेशन 3 में ऐसा दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर विच इज एन ऑफेंस अंडर और प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ इज नॉट अलाउएबल। कोई भी टैक्स पेयर ऐसा कोई खर्चा करता है कि जो ऑफेंस है, कानून से अगेंस्ट में होता है और उसके लिए पेनल्टी भरी है, तो उसका इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये तो बात सही है। लेकिन 1 अप्रैल 2022 से इसमें इस और एक बात जोड़ दी गई है। वो बात यह है, एनी बेनिफिट और परक्विजिट प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस नॉट अलाउड। इसका मतलब कानून छोड़ दीजिए, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने किसी गाइडलाइन को इशू किया है, किसी नोटिफिकेशन दिया है, रेगुलेशन दिया है और उसके अगेंस्ट में कोई खर्चा आपने किया है, तो उसका इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र में ये गाइडलाइन है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की कि अगर ऑडिटर आपके पास ऑडिट करने आता है तो ऑडिट फी के अलावा उसे कुछ नहीं दीजिएगा। जाने आने का खर्चा नहीं, रहने का खर्चा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अब ये गाइडलाइन है, क्या होता है आपको पता है। लेकिन हो सकता है कि अगर आपने आपके ऑडिटर को आने जाने का टैक्सी का खर्चा दे दिया है, दिल्ली की क्या स्थिति है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा है, तो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अलाउड एज ए डिडक्शन फॉर ए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो आपको अभी खर्चा करते वक्त कई बार होता है, देखिए रिकवरी एजेंट को आप पैसा देते हो, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए अपॉइंटमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट वेदर इट इज अगेंस्ट एनी रेगुलेशन, गाइडलाइन। एक्ट के अंदर छोड़ दीजिए, एक्ट में अगर जो अपराध है वो तो अपराध है ही, लेकिन किसी फलाना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने कोई नोटिफिकेशन या रेगुलेशन या सर्कुलर निकाल लिया और उसके अगेंस्ट में भी आपने खर्चा कर लिया, तो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट बी allowed as a deduction from 1st April 2022। जैसा मैंने पहले कहा, फ्यूचर ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अगर हम जज कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में हम अगर चर्चा करते हैं, तो हमारे सामने जो चैलेंजेस है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसके बारे में सोचना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन क्या चैलेंजेस को डर के हम अपना काम छोड़ दें? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ? एवरीबडी हैज़ ए प्रॉब्लम, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, देन व्हाई वरी, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो चिंता करने की जरूरत नहीं, जो परिणाम होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर यस आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं, जो करना चाहिए वो करना चाहिए। Worrying won't stop the bad stuff from happening. It just stops you from enjoying the good. Thank you. Speakers ज़्यादा है, very shortly I will go. Dignitaries on the dais, of the dais, हमारा कांति भाई नॉर्थ गुजरात के फेडरेशन के प्रेसिडेंट, मतलब ऑफिस बेरर और बहुत कोऑपरेटिव में एक्टिव है। all the members, participants, very nicely explained by this Pandit Sahab, every minutely, every and each provision which are very ticklish and which we are violating every time.
अब उसने बोला कि वरी करनी है नहीं करनी है, तो उसके बारे में मैं जाऊंगा थोड़ा। मैं थोड़ा जाऊंगा कि कौन से कोर्ट के डिसीजन में भले वायोलेशन हुआ है तो फायदा है या नहीं फायदा है, अथवा मान लो कि अभी तक तो वायोलेशन हो गया, हो सकता है 10 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन ओपन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करके इनवाइट कर सकते हैं आपको और पेनल्टी नोटिस दे सकते हैं। तो कौन से डिसीजन, क्या आर्ग्यूमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है, तो डिफेंस कम से कम बोला ना क्या कर सकते हैं, उसी बारे में मेरा रवैया रहेगा। क्योंकि बाकी सब कुछ वेरी नाइसली एक्सप्लेन, सब बेटर प्रेजेंटेशन था। फिर भी एक मैं ध्यान पे लाता, 80 जो है रिटर्न लेट, वैसे तो ये अपने को रिटर्न टाइम से भरना है, लेकिन छोटे छोटे जो गाँव में लोगों को मालूम नहीं होता है कि हमारा रिटर्न पे टैक्स नहीं है, तो रिटर्न में क्या जल्दी है। क्योंकि आप जानते हैं कि क्रेडिट सोसाइटी, जो छोटी छोटी क्रेडिट सोसाइटी में होते थे, तो पार्ट टाइम अकाउंट, मतलब पार्ट टाइम ही चलती है, दिन में 3 आवर्स 4 आवर्स, और उसका सैलरी भी 5000 8000, तो वो क्या जानेगा, वो साथ में खेती भी करता होगा, थोड़ा छोटा कोई बिजनेस भी करता होगा, और साथ में क्रेडिट सोसाइटी में भी पार्ट टाइम काम करता होगा। तो उन लोगों को जो क्रेडिट सोसाइटी में रिटर्न लेट भरते हैं, तो जो ATP का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता। तो आप मान लो कि आपका 5 लाख का मुनाफा हुआ है क्रेडिट सोसाइटी को, रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, तो अगर एक दिन भी लेट भरा तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। पेनल्टी तो 5000 ही है, लेकिन वो 5 लाख पे जो ATP मिलता है वो नहीं मिलेगा, तो उसके पर लमसम मैं बोलता हूँ टैक्स 1,50,000 आ जाएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। ये तो 5 लाख की बात हुई, कभी 50 लाख भी हो सकता है, 20 लाख, उसी हिसाब से टैक्स लगता है। तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए। वो मतलब वी शुड बी अवेयर, हमको जानकारी रखनी चाहिए कि रिटर्न पहले से ही भरवा दो। एक 68 की बात किया करता हूँ मैं, जो हम डिपॉजिट लेते हैं, तो अभी डिपार्टमेंट फेसलेस असेसमेंट हुआ है ना, तो जितने मेंबर्स होते हैं उन मेंबरों की जो डिपॉजिट आई है ना, तो बोलते हैं व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन, क्या सोर्स है। क्योंकि इनकम टैक्स में तो एक ही रवैया होता है असेसमेंट के वक्त कि पैसा कहाँ से आया, बस उनको ज़्यादा जानकारी मालूम नहीं। उन लोगों को पहले से ही सिखाया गया है कि पैसा कहाँ से आया वो पूछो। अरे भाई क्रेडिट सोसाइटी है तो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा जाएगा। तो वो लोग पूछते हैं पैसा वो कहाँ से लाया, और अभी नया सेक्शन आया है कि सोर्स ऑफ द सोर्स इज टू बी एक्सप्लेन, तो वो पैसा कहाँ से लाया वो हमें समझाना है। तो अपने को कम से कम KYC उन्होंने लिखा था, जब KYC कंप्लीट है तो एक्चुअली ये सब नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक लॉ है तो अपना KYC कंप्लीट करवाना चाहिए। और किसी का कोई बड़ी अमाउंट आ जाए तो उसका क्या सोर्स है वो जरा पूछ के थोड़ा एविडेंस बन सके तो रख लेने का, और जब भी असेसमेंट आए तब वो सब डिटेल सबमिट करना। नहीं तो मेरे पास और भी अपील आई हुई है कि जिसमें उन लोगों ने डिटेल नहीं फर्निश की, अथवा तो फर्निश की लेकिन उन लोगों को फेसलेस में मिला नहीं। अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हो रहा है, फेसलेस असेसमेंट में हम यहाँ से भेजते हैं, वहाँ मिलता ही नहीं है। तो कम से कम अपने एविडेंस भेजे, कंप्लीटली कंफर्म भी करें, जिस तरह से हो सके उस तरह मेल करे, AO को मेल करे, NFAC में ग्रीवेंस में डाले, तो जब सोकोज मिले तो अब हमको मालूम पड़ जाता है कि उन लोगों को नहीं पहुंची डिटेल, तो अब ग्रीवेंस में डाल सकते हैं, तो एविडेंस बन जाता है कि डिटेल हम, पर उसके पहले ये सब करने के लिए पहले हमारे पास डिटेल तो होनी चाहिए ना। तो हम जल्दी में क्या करते हैं, कुछ डिटेल लेते ही नहीं, मेंबर्स बना दिया, अरे मालूम है ये हसमुख भाई, अरे अपने एरिया के मेंबर बन गया, चलो बाद में सब दे देना, और बाद में भूल जाते हैं। कोई लेना नहीं लेना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आफ्टर 2 ईयर्स और 5 ईयर्स जब ये इनकम टैक्स का इंक्वायरी आ जाता है तो वी आर हेल्पलेस। वो मेंबर नहीं भी होता है, लेकिन पैसा आके ले भी गया, पर एक बार पैसा आया तो वी आर बाउंड टू गिव रिप्लाई, तो वो इनकम माना जाता है। और उनके ऊपर टैक्स कितना लगता है मालूम है आपको, जो पैसा हम जमा लिया और इनकम मान लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो उसके ऊपर टैक्स 30% नहीं लगता, 77.5%। उसको इनकम फ्रॉम अदर्स अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट मान के 77.5% लग जाता है। वो भी करोड़, मैंने अभी बोला ना 55 करोड़ पेनल्टी कैश ट्रांजैक्शन में हुआ, उसी साल का अभी असेसमेंट चालू हो रहा है, और उन्होंने मांगा है कि इतनी अमाउंट को इनकम क्यों नहीं माना जाए। तो मुझे लग रहा है और भी 30-40 करोड़ और लगा देंगे। दूसरा इश्यू ऐसा है कि TDS बाय फर्म्स, मान लो एक्चुअली हम फर्म्स को फाइनेंस नहीं कर सकते, लेकिन कई लोग फर्म को मेंबर बनाते हैं, रजिस्टर्ड फर्म को,
तो रजिस्टर्ड फर्म को फाइनेंस करते हैं तो फर्म पार्टनरशिप जो फर्म होते हैं अथवा जो भी लायबल फॉर टीडीएस होते हैं वो इंटरेस्ट पे करते हैं क्रेडिट सोसाइटी को। जब हम लोन कर देते हैं तो इंटरेस्ट तो पे करेंगे, तो उन लोगों को टीडीएस करते हैं, तो हमको वो टीडीएस लीगल है तो वो करवा देने का और ध्यान रखने का कि वो टीडीएस का रिटर्न भरे और हमको वो टीडीएस क्रेडिट मिले, नहीं तो लॉस ऑफ टीडीएस नहीं जाए। वो छोटा इश्यू है, नॉट एप्लीकेबल टू एवरीबडी, आई विल नॉट डिस्कस मच नाउ। उन्होंने एक बोला कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक, वेरी सिंपल है, टैक्स में भी लिखा हुआ है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में से अगर इंटरेस्ट मिलता है, डिपॉजिट रखा है और उसका इंटरेस्ट मिलता है, तो ATP2D सेक्शन है, वैसे वो लीगल जगह है, फिर भी मैं आपको जब आप इतना इंटरेस्टेड है तो सेक्शन के बारे में भी बोलूँगा कि ATP2D जो सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि टैक्स ATP का लाभ मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला, अभी भी वो कर्नाटक में यही लॉ है, अगर आप में इस चीज़ कोई कर्नाटक का हो तो कर्नाटक का हाई कोर्ट का जो व्यू है, डिसीजन है कि अगर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट रख के इंटरेस्ट लिया तो वो कोऑपरेटिव बैंक अभी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का बेनिफिट नहीं मिल सकता। कोऑपरेटिव बैंक इज नॉट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द पर्पज ऑफ ATP, तो वो ATP2D का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उसी के कारण क्या हुआ, इन एवरी स्टेट, मैंने हमारे प्रोग्राम में डाला ATP2 सर्च लगाया तो कितना डिसीजन है, मोर देन 500 डिसीजन आई फाउंड कि उसी पर लिटिगेशन चल रहा है ट्रिब्यूनल। बट फॉर्चुनेटली बॉम्बे, मैं जरा लिस्ट भी बोल जाता हूँ, गुजरात में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने जो गुजरात हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि उसने ऑब्जर्वेशन दिया, नॉट डिसीजन दिया, कि कोऑपरेटिव बैंक में से अगर इंटरेस्ट मिलता है तो टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो जहाँ तक गुजरात की बात है तो हम लोग अपील में तो टैक्स लगाता है, अपील में भी टैक्स लगवाता है, लेकिन ट्रिब्यूनल इज इन फेवर। पर फिर भी आई एम डाउटफुल एज फार एज गुजरात, बिकॉज इन वन केस रीओपनिंग असेसमेंट की बात हुई थी, कटलरी किराना एसोसिएशन क्रेडिट सोसाइटी हिम्मतनगर, तो उसमें 148 के बारे में जब गुजरात, ये जनवरी 22 का डिसीजन है, तो उसमें इश्यू आया कि AO ने उस वक्त ATP2D का अलाउ कर दिया था। तो सबने बोला, जो क्रेडिट सोसाइटी का जो एडवोकेट था तो उसने बोला कि जब वो एग्जम्प्ट है तो क्यों नहीं, कि आफ्टर रीडिंग द कर्नाटक हाई कोर्ट डिसीजन हमें लग रहा है कि उसको पर टैक्स लगना चाहिए, तो उस जो केस रीओपन किया है उसको करने दो और बाद में जो टेस्ट करेंगे क्या टैक्सेबल है कि नहीं। तो वो भी एक बार गुजरात हाई कोर्ट का, अगर मान लो कि डिपार्टमेंट का जो एडवोकेट है वो उसी बेस पे आर्ग्यू करेंगे तो हो सकता है वी विल लूज द केस एंड इश्यू अगेंस्ट इट विल स्टार्ट। वैसे 263 के बारे में बहुत ट्रिब्यूनल का डिसीजन अच्छा आए हुए है। एक बार असेसमेंट हो जाता है, ATP2D अलाउ हो जाता है, फिर क्या होता है, CNAG वाले ऑडिट करते हैं तो वो लोग लिख देते हैं कि ये इनकम टैक्स ऑफिसर ने गलत किया है, ATP2D वाला मामला तो एक्चुअली नहीं मिलता, तो उसी आधार पे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स केस रीओपन करता है। पर फॉर्चुनेटली बारडोली विभाग सूरत, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ डिसीजन में, बारडोली विभाग सूरत ट्रिब्यूनल, बोरीवली में मुंबई ट्रिब्यूनल, रैना सहकारी साकर कारखाना पुणे ट्रिब्यूनल, जय हिंद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सूरत ट्रिब्यूनल, ये सब ट्रिब्यूनल और अहमदाबाद ट्रिब्यूनल ने भी कई केसों में ऐसा डिसाइड किया कि ऑन दैट रीजन कि ATP2D अगर मान लो अगर डिटेल डिस्क्लोज किया है एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, आपने इंटरेस्ट का डिटेल दिया है कि व्हाट इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनलाइज बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम मेंबर्स, इंटरेस्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक, अदर इनकम, तो नाउ जब AO ने डिसाइड किया मैटर लिटिगेशन वाला है, तो अब फिर से उसी बारे रीओपन करके आप SSC को परेशान नहीं कर सकते, ऐसा ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया। अनफॉर्चुनेटली हमको, आप लोगों को ट्रिब्यूनल तक जाना पड़ता है और हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट का बिजनेस चलता है। सबका भी चलना है। हाँ, बट मतलब हम तो वी शुड बी थैंकफुल टू गवर्नमेंट एट द कॉस्ट ऑफ यू। बेनिफिट तो SSC का भी है।
फिर 80P 2A1 जो बात बताया कि इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनलाइज बैंक, वो सुप्रीम कोर्ट ने जब 2010 में टॉटगर में डिसाइड किया कि जब पैसा मेंबर्स को फाइनेंस नहीं कर रहा है तो उसका जो बेसिक प्रोविजन है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू मेंबर्स, तो ये नहीं हो रहा है, तो ये आपका बिजनेस इनकम नहीं है, तो आपका इनकम फ्रॉम अदर्स होती थे, तो उसको 80P 2A1 नहीं मिलेगा। लेकिन ये मालूम नहीं देशपांडे साहब ने बताया कब से वो ये तो प्रोविजन हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कब से चला रहे, इनकम टैक्स एक्ट कब से है, फिर भी ये 80P 2A1 हम ले रहे थे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अचानक जब 91-92 में कर्नाटक में टॉटगर का डिसीजन 2010 में आया, 91-92 फाइनेंशियल ईयर 1991 असेसमेंट ईयर 91-92 उसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2010 में आया, तब से अब पूरा लॉ बन गया कि अगर आपने बैंक में नेशनलाइज बैंक में डिपॉजिट रखा है, मतलब बैंक डिपॉजिट रखा है, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन देशपांडे साहब ने डिस्कस कर लिया, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम, ये तो छोटे छोटे प्रॉब्लम, पहले मुझे बड़े बड़े प्रॉब्लम लगते थे 80P में, ये 5 लाख भरना है, 20 लाख भरना है, 25 लाख भरना है, वो तो अब लग रहा है कि वो तो छोटी अमाउंट है। कि जब से मेरे पास ये 269 और टी का इश्यू आया, और जब एक ही केस में 55 करोड़ एक साल में भरने का आया, व्हाट इज द फैक्ट्स कि उसमें एक ही इश्यू है कि अगर मान लो कि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में भरा, वो लोग क्या कर रहे थे, फैक्ट्स आपको जानना चाहिए कि वो लोग क्या करते थे, सभी मेंबर्स का पैसा जो आता है सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करता है, फिर उसमें से अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मेंबर, जो मेंबर्स की जो सूचना मिलती है उसके हिसाब से वो एफडी में, रिकरिंग में, जो जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र करना है उसी हिसाब से ट्रांसफ़र करते हैं। गांव में फार्मर्स लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, वहाँ बैंक भी इतनी कैपेबल नहीं होती है कि बैंक दे कैन रूट थ्रू द बैंक, बैंक में 2-3 पर्सन होते हैं छोटी गांव में, तो वो डायरेक्टली क्रेडिट सोसाइटी में बहुत ट्रांजैक्शन रहता है, तो डायरेक्टली वो लोग सेविंग में पैसा भरते हैं, सेविंग में से एफडी करंट। तो क्या होता है, जब भी पैसा जरूरत पड़ी तो विड्रॉ कर लेते हैं। तो हर साल का टर्नओवर कैसा होता था, कितना होता था कैश का, 28 करोड़ आया, 27 और 28 करोड़ गया, तो 20 करोड़ जो आया उसकी पेनल्टी कितनी, 28 करोड़, जो पैसा गया 27 करोड़, तो उनकी पेनल्टी कितनी, 27 करोड़, 55 करोड़। लॉ, और वो एज पर लॉ, अगर आप लॉ को पढ़ो, लॉ में इतना ही लिखा है, एक आदमी, एक पर्सन, उसमें पर्सन बोलते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास से पैसा लिया, नो टाइम पीरियड, डिपॉजिट मीन्स डिपॉजिट ऑफ मनी, पैसा आया तो आपको पेनल्टी, मान लो कि 20,000 से बढ़ गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो देशपांडे साहब ने करेक्टली बहुत नाइसली एक्सप्लेन किया, तो पेनल्टी लग जाएगा। तो नॉर्मली मोस्टली एक अकाउंट में 20,000 तो बढ़ ही जाता है आउटस्टैंडिंग, और ऐसे ओनली सेविंग अकाउंट नहीं, कभी कभी क्या होता है, हमारे लोग पूछते सेविंग अकाउंट में बैलेंस देखने का, नहीं, आपका एफडी कितना पड़ा है, रिकरिंग कितना पड़ा है, दूसरा कोई भी डिपॉजिट अकाउंट का पैसा, वो सब एग्रीगेट, उसमें एग्रीगेट वर्ड क्या है, एग्रीगेट बैलेंस, वैसे अलग अलग ब्रांच हो तो सबका टोटल करके, अगर मान लो कि 20,000, क्योंकि आपको पर्सन तो एक ही है, अलग ब्रांच है, पर्सन एक ही है, तो सबका टोटल मिला के अगर बैलेंस आउटस्टैंडिंग और आपको मतलब डिपॉजिट यूनिक आईडी नंबर दे देना अकाउंट नंबर का, तो उससे ही मालूम पड़ेगा कि भाई उसकी कितनी डिपॉजिट है उस दिन, और जब पैसा लेने आया। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा करे तो क्रेडिट सोसाइटी चल ही नहीं सकता, क्योंकि छोटे गांव में पैसा, थोड़ा सिटी में जाए पैसा भर के फिर आपको चेक दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो आप फैसिलिटी देते हैं गांव वालों को, इसलिए तो क्रेडिट सोसाइटी चलती है। तो आप अपने को जानना है, हमने गलती तो कर दिया है, अभी दे कैन ओपन द प्रोसीडिंग्स। तो कौन से कोर्ट में डिसाइड किया और कौन से ग्राउंड पे किया, तो सिटीजन कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें हैदराबाद ट्राइब्यूनल 2009, उसमें डिसीजन में बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, वो 30 to 40 पेज का डिसीजन है। उसमें सब बोला कि नहीं, प्रोविजन वायोलेशन होता है, एग्रीड का वो मतलब कि कायदे में लिखा हुआ है उसी हिसाब से पेनल्टी, मतलब लॉ तो वायोलेट होता है। लेकिन उसमें 273B प्रोविजन है सेक्शन, उसमें लिखा है कि कोई भी वायोलेशन अगर बोनाफाइड बिलीफ से हुआ तो पेनल्टी नहीं हो सकती। तो
उसी सेक्शन पे उसने क्या मैं टोटली ब्रीफ लिया है, बोनाफाइड बिलीफ कपल्ड विथ जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन किया है वो हमारा जेन्युइन है, बिजनेस के लिए जरूरी है, वो किया है, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स इवेजन। कोई किसी का ब्लैक मनी को बचाने के लिए, किसी को टैक्स में नहीं फंसे इसीलिए हमने हाइड करने के लिए हमने तो जेन्युइनली हमारा बिजनेस ओपन फॉर ऑल, नॉट मेरा लिया इसी का नहीं लिया, नहीं सबका लिया है। मतलब वी आर डूइंग बिजनेस जेन्युइन ट्रांजैक्शन, नॉट फॉर इवेजन ऑफ द इनकम टैक्स। एंड अगेन एज पर द बोर्ड सर्कुलर नंबर ऐसा लिखा हुआ है कि फ्रॉम एनी अदर पर्सन। अगर एक लॉ में क्या लिखा है, वन पर्सन एक्सेप्ट डिपोजिट फ्रॉम एनी अदर पर्सन, तो मेंबर तो अपने ही है, मेंबर थोड़ा अलग है। हम सब साथ में मिलकर तो करा, कोई अलग तो है नहीं, हमारा ही मैनेजमेंट है, हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं, म्यूचुअलिटी का कंसेप्ट। हाँ, तो म्यूचुअल तो बोल रहे तो एनी अदर पर्सन में ये, दिस इज द नॉट माई वर्ड, दिस आर द वर्ड्स ऑफ ट्राइब्यूनल, हैदराबाद ट्राइब्यूनल इन द ईयर 2009। तो एक दूसरा पर्सन नहीं है तो भी पेनल्टी नहीं लगती। तो फिर और भी एक और भी उसमें पॉइंट लिया कि उसका वकील बहुत पावरफुल होगा। आपने बताया कि वकील अच्छा होता है तो ये फायदा होता है। तो उसने एक भी, जब ये 269 इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया साहब? 85 में। तो वो बजटरी पार्लियामेंट की स्पीच में ऐसे बोला कि भाई जब सर्च होता है, इनकम टैक्स का रेड पड़ता है ना, तो मान लो कि किसी के पास से 5 करोड़ रुपया सीज हो गया, तो वो लोग क्या करते थे उस वक्त कि भाई उसको मालूम होता है कि वहाँ मनी लेंडर के पास पड़ा है बुक ऑन बुक्स, तो 2 करोड़ एक्स के पास से लिया, 1 करोड़ वाई के पास से लिया है, ऐसा करके 5 करोड़ का वो एक्सप्लेनेशन कर देते थे। तो उस हिसाब से पूरा सर्च ऑपरेशन फेल हो जाता था। तो पूरा जो इनकम टैक्स का रेट था तो उसका मीनिंग ही नहीं रहता। तो नेचुरली ये जो लोग टैक्स का इवेजन करते हैं, जो प्रोविजन का मिसयूज करते थे, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लाने के लिए ऐसे लोग रिप्लाई नहीं देते कि भाई पैसा कहाँ से आया, एक्स ABCDG और उसका कंफर्मेशन भी ला दे, एविडेंस भी ला दे, तो पूरा एक पैसा टैक्स नहीं भरने का, पूरा ऐसा बिजनेस चलता था कि सबको बचाने का। तो फिर उसके लिए 269 लाया हुआ है। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी उस हिसाब से चलता नहीं है। डे टू डे उसका ट्रांजैक्शन होता है, डे टू डे उसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है, डे टू डे हर रोज कैश निकालते हैं। वो सब्जेक्ट टू ऑडिट अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट। इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसका इंस्पेक्शन भी होता है बाय रजिस्ट्रार। सो वो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो एकदम जेन्युइन है, तो कोई उसका टैक्स इवेजन के लिए नहीं है। तो मतलब जब KYC उसके पास है, किसी को हाइड, वो अंडर मॉनिटरिंग है, जैसे साहब ने बोला कि एकदम लिखा हुआ था कि व्हेन फुल KYC इज गिवन और सब्जेक्ट टू मॉनिटरिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, तो उसको ये टैक्स इवेजन को नहीं माना जा सकता। तो ये 5 का रीजन से उन लोगों ने एग्जाम दे दिया। सिटीजन में लिखा, पर देखो इसमें खुश होने की बात नहीं। ये कौन सा डिसीजन है? ट्राइब्यूनल का। ट्राइब्यूनल डिसीजन इज नॉट द लॉ। जब तक उसके हाई कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आ जाए तब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐसा डिसीजन आया, मैं आपको ध्यान में लाऊं, मैंने अभी आपको खुश किया ट्रिब्यूनल का डिसीजन। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इट वाज नॉट रिलेटिंग टू क्रेडिट सोसाइटी, वो सुनील शुगर कंपनी, वो 2017 का जुलाई 2017 का डिसीजन है। उसमें सब अलग अलग तुंडे हमारे गुजराती में बोलते हैं तुंडे मतिरबिंडा, अलग अलग दिमाग का अलग अलग माइंड होता है, तो उसमें अलग अलग व्यू डिसाइड करते हैं। तो उन्हें ऐसे बोला कि नहीं, अपने को ये सब नहीं देखने का, ऐसे पुलिस वाले करते हैं ना कि अपने को कुछ नहीं देखने का, कि भाई जो लिखा हुआ है वो पढ़ने का और उसी हिसाब से हमें एग्जीक्यूट करने का। हो सकता है जो सिटीजन क्रेडिट सोसाइटी को जो जज मिला और हमें ऐसा नहीं मिले और इलाहाबाद वाला जज मिल जाए, तो हमें अगेन वी हैव टू फेस प्रोसीडिंग अप टू सुप्रीम कोर्ट, और वो क्या हो सकता है मालूम नहीं। तो कम से कम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये सब जेन्युइन ट्रांजैक्शन कर सके। दूसरा, एक दिल्ली ट्राइब्यूनल में डिसीजन आया था, मामूरपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी ITAT नंबर 1370, 10 सितंबर 2020,
वो फेवर में आया हुआ है, फेवर में आया। बस वही बोल का वो डिसीजन उसमें भी उसी सिटीजन का जो रीजन्स बताया हुआ है उसी रीजन पे उन्होंने बोला कि भाई पेनल्टी नहीं हो सकती। तीसरा सूरत में आया है बारडोली श्री माधी सुराली विभाग नागरिक सहकारी धिरान मंडी 12 फरवरी 20, उसमें पेनल्टी नहीं लगाया। तो ये सब फेवर में है। और एक डिसीजन ये सब अपने को फायदे इसलिए है कि एक मालवीय जी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि कोई भी ये सब ATP और सब जो दिया है ना, तो फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर, तो इतना स्ट्रिक्ट मत पढ़ो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि लिबरल व्यू शुड बी वेन एवर देयर इज अ डाउट, तो लिबरल व्यू शुड बी अडॉप्टेड। नंबर 1 एक के सुब्रमण्यम एंड सीमेंस इंडिया बॉम्बे हाई कोर्ट, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो 83 का डिसीजन है, उसने बोला कि जब 2 हाई कोर्ट का डिसीजन अलग अलग आता है तो जो हाई कोर्ट का डिसीजन फेवरेबल है उसको मानना चाहिए। मतलब SSC को फेवरेबल है, डिपार्टमेंट को नहीं। जो क्रेडिट सोसाइटी की फेवरेबल है उसको मानना चाहिए। अगर ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया है तो उसी जुरिडिक्शन में, मान लो कि मैंने बोला सूरत, दिल्ली, हैदराबाद, अगर उसी जुरिडिक्शन में ऐसा कोई डिसीजन आता है, आया हुआ है फेवरेबल, तो दूसरा ट्रिब्यूनल ने उसको मानना चाहिए ऑन द कोई अगर नेगेटिव एविडेंस नहीं मिले तो ये सब लिटिगेशन वाली बात है, नहीं करना चाहिए किसी। मेरे हिसाब से क्रेडिट सोसाइटी से जब मैंने तब बात किया तो वो बिजनेस कर ही नहीं सकते, तो अपने को ये सब डिसीजन ध्यान रखना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। बस अब हो गया। और मैंने जितना पॉइंट हम सबने कवर कर लिया, कोई भी इश्यू होगा तो वी विल डिस्कस। आपका नाम और कांटेक्ट नंबर बोल दीजिए। आपका नाम और कांटेक्ट सबका बोल देते हैं। क्यों हम कांटेक्ट नंबर CA हसमुख भी दोषी, मोबाइल नंबर 94260। एक सेकेंड, 94 फोन नंबर क्यों ले रहे हैं? हमने देशपांडे साहब का भी सुना और आपका भी सुना, तो मराठी आदमी में और गुजराती आदमी में फर्क हमको नजर आया। गुजराती से ने फायदे की बातें बताई। नहीं, ऐसा होता है। एक मिनट, और कभी किसी ने लाफा मार दिया ना, किसी ने पिटाई किया ना, बाद में कोई पप्पाड़ दिया ना, क्या करते, तो अच्छा लगता है, इसीलिए आपको अच्छा लगा, बाकी तो वो एकदम जरूरी था। 9426023305 9426023305 और मेल ईमेल एड्रेस CA हसमुख दोषी HASMUKH गूगल पे भी मिल जाएगा। दोषी DOSHI। चलो सर, एक ही सजेशन है। हाँ, ये सबकी नींदें उड़ा दी देशपांडे साहब ने, तो इसके ऊपर इनकी एक बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी सुप्रीम कोर्ट में गया नहीं, क्योंकि रिजल्ट उनके खिलाफ लगेगा, तो क्यों ना हम इधर आइए करें कि हम ही सुप्रीम कोर्ट में जाए। करेक्ट। ओम चलो, हाँ चलो। अभी ये सब ज्ञानवर्धक बातें हमने सुनी है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ नई जानकारियाँ मिली होंगी। बीच में एक बार सभी डायस पे जो हमारे अतिथि हैं उनका सम्मान करने के लिए मैं इस सेशन के जो चेयरपर्सन है डॉक्टर उदय जोशी जी, वो बारी से सबका सम्मान करेंगे। सबसे पहले सुकेश जवहर जी। शॉल पहनाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट CA श्रीराम देशपांडे जी। श्रीराम देशपांडे जी ने अभी बहुत ही बढ़िया हमारे को इनकम टैक्स के संबंधी विषय को बताया।
श्री ओम प्रकाश कोयटे जी, काका साहब। श्री हसमुख दोषी जी, श्री सीए हसमुख दोषी जी, हो गया। श्री डीजी दाम्बेकर, डॉक्टर NS जयकुमार जी, और अंत में उदय जोशी जी का मैं स्वयं अभिनंदन करूंगा। अब आगे का है कौन कौन? एक गेस्ट रह गए हैं। कौन रह गए? एक गेस्ट रह गए, देखना। सुकेश जी हो गया, श्री राम जी हो गया, ओम प्रकाश, हसमुख जोशी जी हो गया, डीजी दाम्बेकर हो गया, उदय जोशी जी हो गए, NS जयकुमार जी हो गए। कौन रहा अभी? एक मिनट। हाँ, जयदीप यादव जी का शॉल से स्मृति चिन्ह प्रदान करके स्वागत कर रहे हैं। अभी ऐसी आगे के विषय के लिए उदय जोशी जी। इनकम टैक्स के बारे में बहुत सारी जिज्ञासा हम सब के मन में थी। उसका समुचित यहाँ पर हम सबको ज्ञान मिला है। उसी पद्धति से हसमुख भाई ने उसमें से किस प्रकार से रास्ता निकाल सकते हैं हम लोग, इसका भी यहाँ पर हम सबको मार्गदर्शन किया है। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो मार्गदर्शन यहाँ पर हुआ है वो हमारे आगे आने वाले समय में हमको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस उम्मीद के साथ इस सत्र को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। डॉक्टर यादव आप ठीक है। हाँ, तो मैं ये सभी को अब आश्वस्त करता हूँ कि इस विषय को लेकर कि इसमें से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, या कम से कम इसका ज़्यादा प्रॉब्लम इशू ना हो, इसके लिए पहले से किस प्रकार की प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, इसके प्रति एक NAFCAP की तरफ से आने वाले समय में एक पूरे दिन का वर्कशॉप हम करेंगे इसी विषय को लेकर। और मैं मानता हूं कि ये आज इसका प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ में हमने जो भी सीमित समय हमको उपलब्ध था
उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है। आप सभी को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और इस पूरे कार्यक्रम में जिज्ञासा से सब विषय सुनने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। उसी पद्धति से यहाँ जो पैनलिस्ट आए हुए थे, उस पैनलिस्ट में से हमारे रिक्वेस्ट पर सभी अन्य पैनलिस्ट ने ये तय कर लिया कि ये सबसे बर्निंग इशू ये टैक्सेशन का है और टैक्सेशन को अधिकतम समय हम देने का प्रयास करेंगे। जादव जी ने तो बहुत उदारता से कहा कि भाई जो रेगुलेशन वाला विषय है, और मैंने भी आश्वस्त किया था रेगुलेशन तो आएंगे, जो भी आएंगे वो हम निश्चित रूप से उसको स्वीकार करेंगे। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ये प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स के रेगुलेशन आने चाहिए और हमने स्वयं ने एक सेल्फ रेगुलेशन का भी चार्टर तैयार करके उसको फॉलो करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। सभी पैनलिस्ट का भी मैं आभार यहाँ पर नैपकैप की तरफ से व्यक्त करता हूँ। और नीचे अभी जो 100 ईयर्स वाले सभी बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटीज़ है, उनका सम्मान हमारे केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा, इन दोनों के करकमलों द्वारा संपन्न होने जा रहा है। RBI के डायरेक्टर श्री सतीश मराठे भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। उसी पद्धति से NCOI के चेयरमैन श्री दिलीप भाई संघानी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप नीचे वाले मेन हॉल के इस मुख्य कार्यक्रम के लिए अवश्य पधारें। धन्यवाद। हाँ ठीक है, यस आइए सामने आएंगे। हाँ ठीक है, चलो। चलो भाई, क्या ऊपर जाता रहो, बोला ना प्रूफ। थैंक यू।